गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह और आप सभी का हमारे चैनल पोलपात पे स्वागत है। यदि आप बिहार का एस्टेट देने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा। जो मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगी और जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उससे बाहर से क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। यदि आपने मुझे पूरी तरह फॉलो किया तो ये जो एस्टेट है इसको आप क्लियर करके आएंगे, यानी कि जो यहाँ का इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करके आएंगे यदि आपने मुझे पूरी तरह फॉलो किया तो। क्योंकि इनका नंबर कहीं जुड़ना नहीं है, इनसे कुछ और सिलेक्शन में कोई इनका मतलब नहीं है। सिर्फ आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होना है। तो ये पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा में आपने मुझे फॉलो किया अच्छी तरह से तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप जो है एलिजिबल होकर के आएंगे। शर्त ये है कि आप मेरी पूरी व्याख्या को अच्छे से सुनेंगे और साथ में उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और आपकी पढ़ाई अब युद्ध स्तर पे होनी चाहिए। युद्ध स्तर का मतलब जानते हैं कि एक बार खाना छूट जाए लेकिन पढ़ाई नहीं। दिन रात सोते जगते उठते बैठते ये वही टाइम है, हाई टाइम है आपके लिए। पढ़ाई करेंगे और देखिए आप जो है एलिजिबल होते हैं कि नहीं होंगे। पक्का होंगे, विश्वास रखिए। बस मुझे फॉलो कीजिए और मेरी सारी वीडियोस पाने के लिए आप जो है नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे क्लिक करेंगे ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। क्योंकि अब ये टाइम तो बचा है नहीं, बिल्कुल इतनी जल्दी सब कुछ आया, सिलेबस आया और एग्ज़ाम भी ले लिया बिहार ने, डेट भी दे दी। तो अभी ज़्यादा सारे वीडियोस जो है आपसे रिलेटेड ही आएंगे। तो आप ऑल पे क्लिक करके जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप सारे वीडियोज़ को फॉलो कीजिए। प्लस मेरी प्लेलिस्ट लगी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, वो भी देखिए आप। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला है, सामर्थ्य की समानता की अवधारणा किसने दी है। सामर्थ्य की समानता की अवधारणा किसने दी है। अमर्त्य सेन ने दी है, या रॉल्स ने दी है, या लॉक ने दी है, या फिर ग्रीन ने दी है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए अमर्त्य सेन सही हो जाएगा। सामर्थ्य की समानता की अवधारणा का प्रतिपादन ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं, ये अमर्त्य सेन। इन्होंने 1990 यानी कि 1990 के दशक में किया था। और ये जो है लोगों के कुशलक्षेम यानी कि लोगों के कल्याण से संबंधित है। और ये इसका मेन क्या है कि ये मानते हैं कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए। यानी कि वितरणात्मक जो समानता है ये लोगों को सामर्थ्य समान करे, लोगों का सामर्थ्य जो है वो समान करे, इससे संबंधित होना चाहिए, ऐसा ये बताते हैं। और इनकी पुस्तक कौन है, इनकी पुस्तक है द आइडिया ऑफ जस्टिस। इनकी पुस्तक है द आइडिया ऑफ जस्टिस, इनकी बुक का नाम है। ठीक है, और ये आती कब है, 2009 में आती है। कभी डेट पूछ ले तो 2009 में जो है ये आती है। ये इनकी बुक है। रॉल्स का देखेंगे तो रॉल्स इन्होंने अज्ञानता का पर्दा या वेल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, अज्ञानता का पर्दा या इंग्लिश में इसको वेल ऑफ इग्नोरेंस बोलते हैं, इसका जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये जो है इनकी पुस्तक है। लॉक की बात करें तो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट इनकी पुस्तक है। इसके 2 खंड हैं। इसका एक खंड जो है फिल्मर पर है, तना हुआ है, उनके दैवी सिद्धांत को खंडित करता है। और दूसरा खंड जो है हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र को खंडित करते हुए उसी में अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत इन्होंने दिया है। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये इन्होंने दिया है। ग्रीन सकारात्मक उदारवाद से संबंधित हैं और इन्होंने जो है ब्रिटिश उदारवाद का भी प्रतिपादन किया है जिसको कि ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए पुरानी हैं तो रिवीजन लीजिए, नई हैं तो नोट डाउन कीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाने पक्का है आपको। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अमर्त्य सेन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संप्रभु एवं संप्रभुता, ये 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का प्रयोग प्रथम बार कब किया गया। आंग्ल राजनीतिक चिंतकों द्वारा, या ग्रीक न्यायविदों द्वारा, या फिर इटली के दार्शनिकों द्वारा, या फिर फ्रांस के न्यायविदों द्वारा। किसके द्वारा किया गया सर्वप्रथम। ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान ये देंगे कि ये जो है संप्रभु एवं संप्रभुता शब्द का प्रयोग जो है प्रथम बार किसके द्वारा किया जाता है, तो जो फ्रांसीसी, ये फ्रांस के न्यायविदी होते हैं, इनके द्वारा किया जाता है।
यदि हम बात करें संप्रभुता शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है उससे पहले, तो इसे परिभाषित करने का श्रेय फ्रांस के जीन बोदा, ठीक है, जीन बोदा को प्राप्त होता है। तो ये भी देख लीजिए, जो जीन बोदा हैं, जीन बोडिन भी बोलते हैं इनको जो है ये संप्रभुता शब्द को परिभाषित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी, 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक, इनकी पुस्तक कौन सी है, 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक, ये इनकी पुस्तक है। और इसी में जो है इसने अपनी संप्रभुता संबंधी विचार रखे हैं, जो कि 1576 में आती है, ठीक है। देखो क्वेश्चन यदि आता है, क्वेश्चन आता है कि संप्रभु एवं संप्रभुता का शब्द प्रयोग प्रथम बार कब किया गया, तो ये फ्रांसीसी के जो ऐसा क्वेश्चन आता है, एक ग्रुप के बारे में पूछ रहा है तो फ्रांस के न्यायविदों द्वारा किया गया। लेकिन क्वेश्चन अगर आता है कि संप्रभुता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो जीन बोदा हो जाएंगे, इन्होंने किया था, ठीक है, इन्होंने किया था और अपनी इसी बुक में किया था। और ये जो है बोदा के द्वारा राजनीतिक विज्ञान को दी गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो है देन है इनके द्वारा। और यदि हम संप्रभुता के उद्भव की बात करें, ये भी क्वेश्चन आता है, संप्रभुता शब्द के उद्भव की बात करें, तो ये शब्द आंग्ल भाषा के सोवरेनिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है, ठीक है, जो कि लैटिन भाषा का है। और ये बहुत आता है लैटिन भाषा, तो ये आप देख लें, लैटिन भाषा, आंग्ल भाषा के सोवरेनिटी शब्द से ये इसका हिंदी रूपांतर है क्या, संप्रभुता, और लैटिन भाषा के सुपर एनएस शब्द से ये मिलकर बना है। लैटिन भाषा के क्या है, सुपर प्लस एनस, इससे मिलकर बना है। सुपर का क्या मतलब होता है, सुपर का मतलब होता है सुप्रीम, और एनस का क्या मतलब होता है, एनस का मतलब होता है पावर, तो सुप्रीम पावर, ठीक है, सुप्रीम पावर, ये सारी चीज़ें आती हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे। इस प्रकार सॉवरेनिटी का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, तो उद्भव इसका इस तरह से होता है, यानी कि लैटिन भाषा से होता है, सुपर प्लस एनस शब्दों को मिलाकर के होता है, जिसका अर्थ होता है सुप्रीम पावर। तो क्वेश्चन चाहे आए संप्रभुता का शब्द किसने सर्वप्रथम प्रयोग में लाया, कौन लाया, या संप्रभुता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया, जीन बोडिन हो जाएंगे, यानी कि जीन बोदा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की। यहाँ बात हो रही राजनीतिक संप्रभुता की। ऑप्शन है आपके सामने, ऑस्टिन, बोदा, डायसी, डुगवी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका डुगवी ये जो राजनीतिक संप्रभुता डायसी के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। डायसी ने क्या किया है कि राजनीतिक और विधिक जो संप्रभुता है, इसमें इन्होंने सर्वप्रथम अंतर किया है। ये भी एक आपका फैक्ट है यहाँ पर, कि प्रश्न आता है कि राजनीतिक और विधिक संप्रभुता में किसने अंतर किया, तो ये डायसी ने अंतर किया। किसने, डायसी के द्वारा ये अंतर किया गया है, एबी डायसी। और ऑस्टिन की बात कर लेते हैं। ऑस्टिन ने जो है एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कौन सा, एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया है, ठीक है। और इस एकलवादी को अद्वैतवादी भी बोलते हैं, एकत्ववादी भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एकलवादी का मतलब यही है, अद्वैतवादी कह लीजिए चाहे उसको एकत्ववादी कह लीजिए, ये सारे एक ही हैं। और ये इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो है, ऑस्टिन ने संप्रभुता का निवास एक निश्चित व्यक्ति में माना है, ठीक है। इनकी बहुत ही फेमस एक कोट है, वो आप सुन लीजिए। यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है। तो ये जो है ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। और ये शॉर्ट में देखें तो इन्होंने जो है अपनी संप्रभुता का निवास एक निश्चित व्यक्ति में कराया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ऑस्टिन के बारे में याद रखेंगे। और ये जो एकलवादी सिद्धांत है, ये इन्होंने किस में दिया है, अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में इन्होंने ये सिद्धांत इसी में दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो संप्रभुता कई सारी हैं। सीमित संप्रभुता इनके जो है प्रतिपादन किसने किया है सीमित संप्रभुता का, तो इन्होंने लॉक ने किया है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है,
ध्यान में रखना, बिल्कुल भी दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए, चाहे सीमित संप्रभुता हो और चाहे संवैधानिक संप्रभुता हो, ठीक है, चाहे सीमित हो चाहे क्या हो, संवैधानिक हो या मर्यादित संप्रभुता हो, तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका होगा लॉक। सीमित, संवैधानिक, सीमित, संवैधानिक या फिर मर्यादित। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एग्जाम में पूरे विश्वास के साथ बैठना है। सीमित, संवैधानिक, मर्यादित, कोई भी संप्रभुता होगी लॉक, लॉक पे सीधा टिक कर देना, लॉक को लॉक कर देना है, बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता ये किससे संबंधित है, तो ये जो है रूसो से संबंधित है, ठीक है। और राजनीतिक संप्रभुता हमने देख ही ली, ये डायसिस से संबंधित है, लिख लेते हैं एक बार फिर से। राजनीतिक संप्रभुता शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप सुनिए, ये एवी डायसिस से संबंधित है, ठीक है। और एकलवादी संप्रभुता हमने देख ही लिया, ऑस्टिन है, चलिए इधर लिख लेते हैं एक सीक्वेंस में, ऑस्टिन, ठीक है। और क्या है, फिर हम देखेंगे बाह्य संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता पे देख लेते हैं, तो इसको जो है पहले हम थोड़ा सा हटाएंगे और देखते हैं बाह्य संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता ये किससे संबंधित है, तो ये ग्रोसियस से संबंधित है। अब हम देखेंगे आंतरिक संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता ये किससे संबंधित है, तो ये गार्नर से संबंधित है, गार्नर से संबंधित है। तो इतनी टाइप की यहाँ पर संप्रभुता है। फिर आ जाएगा कि सार्वजनिक संप्रभुता किस में निवास करती है, तो भैया सार्वजनिक कह लीजिए चाहे लोक कह लीजिए, वो जनता में निवास करेगी, उसका नाम ही है लोक। लोक मतलब जन सामान्य, तो वो सब कुछ जनता से संबंधित है। लोकप्रिय संप्रभुता कहाँ निवास करती, जनता में करती है। सार्वजनिक संप्रभुता कहाँ निवास करती है, जनता में करती है, ठीक है। तो ये सारी हो गई, आप संप्रभुता याद कर लीजिए, इनमें कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाना है, इनमें से सब में से। देखिए एक बात और समझने वाली है, क्वेश्चन में घुमाया जाता है आपको, निरंकुश राजतंत्र के समर्थक कौन है, हॉब्स हैं। अब आप इसको चाहे निरंकुश राजतंत्र कह लीजिए, चाहे परंपरागत संप्रभुता कह लीजिए, या फिर और घुमा दे तो निरंकुश संप्रभुता भी आ सकती है, तो ये हॉब्स से संबंधित होगी, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, घूमना नहीं है, पेपर में जो है वर्ड तो फोड़ के दिए ही जाएंगे, लेकिन आपको जो है क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट को समझना है और वहाँ पर सही से क्वेश्चन को पढ़ करके और आंसर तब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लिख लीजिए आप, निरंकुश संप्रभुता, हॉब्स पूछ लेगा निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता है, कौन इसका प्रतिपादक है, ऐसे करके घुमा के पूछेगा, हॉब्स हैं, निरंकुश संप्रभुता हॉब्स, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि जो संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत, जो संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत है, ये सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो गियर्के के द्वारा। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये गियर्के के द्वारा किया गया है। और यदि आपसे पूछा जाए कि बहुलवाद का जनक किसे माना जाता है, तो बहुलवाद का जनक किसको माना जाता है, ये गियर्के और मिटलैंड, दो हैं इसके। और यदि दो ना देकर के किसी एक का दे, तब भी आप इन्हीं दोनों में से जो भी ऑप्शन वहाँ आपको मिलता है उसको टिक करेंगे, ठीक है। ये एकलवादी संप्रभुता, अद्वैतवादी या फिर कानूनी या फिर वैधानिक, ये सब ध्यान रखेंगे आप, इनके बहुत सारे नाम हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सब ऑस्टिन के द्वारा दिया गया है। वैधानिक, कानूनी, अद्वैतवादी, एकलवादी, एकत्ववादी, ये सभी क्या है, ऑस्टिन के द्वारा दी गई हैं, इनके ये अलग अलग नाम हैं। और इनका ऑस्टिन का एक फेमस कथन है, कानून संप्रभु का आदेश है, कानून संप्रभु का आदेश है। छोटी सी परिभाषा है, बहुत ही फेमस है और ऑस्टिन के द्वारा कही गई है, ठीक है। डायसी का एक चीज़ और याद रखेंगे कि इन्होंने जो है राजनीतिक और वैधानिक संप्रभुता में अंतर करने वाले सर्वप्रथम डायसी ही हैं, तो इन्होंने जो है ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि राजनीतिक एवं वैधानिक संप्रभुता में किसने अंतर किया, तो डायसी ने किया है,
ठीक है, अंतर किसने किया है? तो डाइसी महोदय ने किया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, किसने कहा है? ऑस्टिन ने कहा है, विलोबी ने कहा है, या हॉब्स ने कहा है? ऑस्टिन ने कहा है, विलोबी ने कहा है, या फिर हॉब्स ने कहा है, या फिर वर्गेस ने कहा है? किसने कहा है? तो ये विलोबी के द्वारा कही गई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि एक बहुत ही फेमस कथन है, जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। तो ये कथन जो है मैकाइवर के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? जितनी प्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। मैकाइवर द्वारा जो ये कहा गया है। हॉब्स जो है निरंकुश संप्रभुता के समर्थक हैं। निरंकुश राजतंत्र का इन्होंने कहाँ पर अपने विचार दिए हैं? तो लिवायथन, इनकी जो पुस्तक है लिवायथन, उसमें इन्होंने अपने संप्रभुता, निरंकुश राजतंत्र कह लीजिए या निरंकुश संप्रभुता संबंधी विचार वहीं पर दिए हैं हॉब्स ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बात हो रही है यहाँ पर? बाह्य संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता ग्रोसियस हैं। आंतरिक संप्रभुता कौन है? गार्नर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है? गियरके, हॉब्स, मेटलैंड या कोल? कौन नहीं है? तो देखो, बहुलवाद सिद्धांत की अगर हम प्रमुख बात करें, वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन प्रमुख की विचारकों की बात करें जो बहुलवादी हैं, जो बहुलवाद के समर्थन करते हैं, तो उनमें से कौन है? गियरके हो गए, ठीक है, गियरके हो जाएंगे, मिटलैंड हो जाएंगे, और कौन हो जाएंगे? GDH कोल हो जाएंगे, मिस फॉलेट हो जाएंगी, मिस फॉलेट, ये हो जाएंगी, और लास्की हो जाएंगे, मैकाइवर हो जाएंगे, और कौन हो जाएगा? लिंडसे हो जाएंगे, मैकाइवर हो जाएंगे, लिंडसे हो जाएंगे, कोल को हमने देख ही लिया है, बार्कर हो जाएंगे, क्रैब हो जाएंगे। तो ये सभी जो हैं किसके हैं? बहुलवादी हैं। और इसमें से गियरके, मेटलैंड, कोल, लास्की, मैकाइवर, फॉलेट, ये सब मेन हैं। और इसके विपरीत ये तो हो गए बहुलवादी, ठीक है, ये कौन हो गए? सारे बहुलवादी हो गए। अब हम एकलवादी देख लेते हैं, क्योंकि ये आते हैं एक जगह। चीज़ों को एक ही जगह समराइज कीजिए और इनकी स्क्रीनशॉट जितना मैं दे रही हूँ, वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनकी एक PDF बना लीजिए, या यूँ ही कहीं स्टोर कर लीजिए इनको। और इनको एक साथ जब पढ़ेंगे तभी आपको सारी चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में जो है क्या हो जाएंगी? आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी। क्योंकि जब हम टुकड़ों टुकड़ों में नॉलेज लेते हैं तो हमारा नॉलेज जो है बहुत टाइम लेता है उसको अडॉप्ट करने में, माइंड को। लेकिन जब एज अ होल नॉलेज लेते हैं, कंपेयर करते हुए नॉलेज लेते हैं, तो बहुत जल्दी हमारा माइंड जो है चीज़ों को ग्रैस्प करता है। तो इसलिए मैं जो है संप्रभुता से संबंधित चीज़ें एक जगह दे रही हूँ। तो ये आप जो है देख लीजिए, एक साथ देख लीजिए। यहाँ पर आपके हो गए बहुलवादी, हो गए ये बहुलवादी। इधर हम एकलवादी देख लेंगे। एकलवादी में जो मेन हम देखेंगे कौन कौन से हैं? बोधा हो जाएंगे, ये तो बहुत ईजी हैं। तो बोधा, और कौन हो जाएगा? हॉब्स, और कौन हो जाएंगे? लॉक, यानी कि तीनों जो संविदा सिद्धांती हैं, संविदावादी। लॉक होगा, लॉक, और कौन हो जाएगा? रूसो हो जाएंगे, ठीक है। बोधा, हॉब्स, लॉक, रूसो। ऑस्टिन तो है ही, ऑस्टिन हो जाएंगे, क्योंकि ऑस्टिन ने तो, बोधा और ऑस्टिन तो संप्रभुता से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, ठीक है। तो ये जो हैं क्या हो जाएंगे? एकलवादी संप्रभुता के ये समर्थक हो जाते हैं। और इन्होंने जो है संप्रभुता का निवास स्थान राजा या शासक के पास बताया है, यानी कि किसी एक जगह बताया है, यानी कि संप्रभुता का विभाजन स्वीकार नहीं करते हैं ये, जबकि इनके अनुसार संप्रभुता विभाजित है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। हॉब्स जो है क्या है? हॉब्स एकलवादी। देखिए इधर आ गया, हॉब्स आपके इधर आ गए, ये एकलवादी हैं, बहुलवादी नहीं है। बहुलवाद सिद्धांत का अगर हम बात करें कि कौन जो है इनका प्रतिपादन किया था, तो ये गियर्क एंड मिटलैंड, ये जो है प्रतिपादक हैं इसके, दोनों गियर्के एंड मिटलैंड, ठीक है। और बहुलवाद क्या कहता है? राज्य संघों का संघ है, राज्य संघों का संघ है, बहुत ही फेमस है, संघों का संघ है, ध्यान रखेंगे आप इन सब बातों का। राज्य संघों का संघ है, ऐसा जो है बहुलवादी मानते हैं। देखिए एक चीज़ और आता है कि संप्रभुता के बारे में वो संप्रभुता की विशेषताएं पूछते हैं और कहते हैं कि जो भी संप्रभुता की विशेषता जो नहीं उसको अलग कीजिए।
तो संप्रभुता की विशेषताओं में देखेंगे निरंकुशता आती है, मौलिकता आती है, अविभाज्यता यानी कि विभाजित नहीं होता है, अविभाज्यता आती है, अदेयता आती है, स्थायित्व आता है, अनन्यता आती है। ये सारी विशेषताएं हैं। और इनके विपरीत में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो इसकी विशेषता नहीं होगी या त्रुटिपूर्ण हो जाएगी। जैसे कि विभाज्यता, अगर 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें एक है विभाज्यता, तो ये क्या है, ये संप्रभुता की विशेषता नहीं होगी, क्योंकि संप्रभुता की विशेषता क्या है, ये अविभाज्यता है। तो हम इसको देख लेंगे निरंकुशता, शॉर्ट में जो है इसको हम देखेंगे फटाफट से। विशेषता किसकी, संप्रभुता की, निरंकुशता हो जाएगा। दूसरी क्या हो जाएगा, मौलिकता हो जाएगी, इसकी मौलिकता हो जाएगी। फिर क्या होगा, अविभाज्यता हो जाएगी, अविभाज्यता हो जाएगी, अदेयता हो जाएगी, अदेयता हो जाएगी। फिर स्थायित्व हो जाएगा, इसमें स्थायित्व आ जाएगा, ठीक है। अनन्यता हो जाएगी, अनन्यता हो जाएगी। ये सभी जो है इसकी विशेषताएं हैं, किसकी, संप्रभुता की विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं ये सारी। फिर क्वेश्चन आता है कि ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत है, इसके कटुतम आलोचक कौन है। तो जो ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत है, इसके कटुतम आलोचक कौन है, सर हेनरी मैन है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, हेनरी मैन इसके कटुतम आलोचक हैं। और हेनरी मैन जो मेन है, इसके साथ साथ आ जाएंगे आपके ब्राइस, इन्होंने भी आलोचना की है, ठीक है। ब्राइस आ जाएंगे, ब्लंटसली आ जाएंगे, ब्राइस, ब्लंटसली और स्टीफन, ये सभी जो है मेन आलोचक हैं किसके, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के, ये मेन आलोचक हैं। नेक्स्ट देखेंगे संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत किसमें विश्वास करता है। तो ऑप्शन है संप्रभु शक्ति का वितरण, संप्रभु शक्ति का संकेंद्रण, संप्रभु शक्ति का वितरण और संकेंद्रण दोनों पर, या असीमित संप्रभु शक्ति पर। तो ये बहुलवादी की बात हो रही है, तो यहाँ संकेंद्रण जैसी कोई बात ही नहीं आएगी, ठीक है। और असीमित संप्रभु जैसी कोई बात नहीं आएगी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, संप्रभु शक्ति का वितरण, यानी कि शक्ति के विकेंद्रीकरण पर ये ध्यान मतलब बल देता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बहुलवादी सिद्धांत, ठीक है। और बहुलवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मेटलैंड और गियर के, अभी हमने बात की थी, फिर रिवाइज करेंगे ताकि भूले ना। गियर के और मेटलैंड, ये दो थे, ठीक है। साथ में इसके जो और समर्थक हैं, मैकाइवर हो जाएंगे, लास्की हो जाएंगे, मिस फॉलेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारे जो है और इनके समर्थक हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर्बर्ट मार्क्यूज की उन्नत पूंजीवाद की आलोचना किस पर आधारित है। हर्बर्ट मार्क्यूज की उन्नत पूंजीवाद की आलोचना किस बात पर आधारित है। परंपरागत एवं रूढ़वादी मार्क्सवादी तर्क, पूंजीवाद के निपात की अपरिहार्यता या सर्वहारा क्रांति की अपरिहार्यता का दृष्टिकोण, या एक विमी समाज के जिसमें विरोध के परंपरागत साधन अप्रभावी हो जाते हैं, उद्भव का वर्णन। तो ये जो ऑप्शन डी है यहाँ पर, यही आपका सही हो जाएगा, एक विमी समाज के जिसमें विरोध के परंपरागत साधन अप्रभावी हो जाते हैं, उद्भव का वर्णन। तो एक विमी समाज के उद्भव का वर्णन, और ऐसा ये एक विमी समाज है जिसमें विरोध के परंपरागत साधन अप्रभावी हो जाते हैं, ये है यहाँ पर ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पर दे दिया गया है, कभी ये इधर ऑप्शन में दे दिया जाएगा और पूछेगा किसका है, तो ये कार्ल पॉपर का है, ध्यान रखिए। यहाँ पर आप क्वेश्चन में ही आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज किसकी मीमांसा है, समीक्षा किसकी है। तो प्लेटो और अरस्तु की है, हीगल और कांट की है, मार्क्स और वेबर की है, या प्लेटो, हीगल और मार्क्स की है। तो ये ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, इस पुस्तक में कार्ल पॉपर ने प्लेटो, हेगल और मार्क्स के जो इनके विचार हैं, इनकी समीक्षा की है, और इनको जो है क्या है, ओपन सोसाइटी यानी खुले समाज का दुश्मन बताया है। तो प्लेटो, हेगल और मार्क्स, इन तीनों की समीक्षा हुई है, की है कार्ल पॉपर ने।
नेक्स्ट क्या है कि अरस्तू के यह घोषणा करने में कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, उसका कौन सा एक आशय नहीं था। यहाँ पर एक जो है सेग्रीगेट करना है आपको। ऑप्शन ए है मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन जी सकता है। राजनीति एक नैतिक क्रिया है जिसका सरोकार एक न्यायपूर्ण समाज की रचना है। अगला है राज्य की सिविल समाज के बीच विभेद, राज्य और सिविल समाज के बीच विभेद। और लास्ट है राजनीति एक श्रेष्ठ विज्ञान है जो कि अनिवार्यतः एक अच्छे समाज की रचना का प्रयास है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। राज्य और सिविल समाज के बीच विभेद ये जो है नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संतुलन की बात करते हैं। अरस्तु क्या बात करते हैं? संतुलन की बात करते हैं, विभेद की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया है, ठीक है। देखेंगे अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह दावा किया कि उदारवादी लोकतंत्र को मानव शासन के अंतिम प्रकार के रूप में मान्यता देने के साथ ही विचारों के इतिहास का अंत हो गया? राल्फ मिलीबैंड ने, या नोआम चोम्स्की ने, या अमर्त्य सेन ने, या फ्रांसिस फुकुयामा ने? किसने कहा? तो ये जो कहने वाले हैं इतिहास का अंत लेख लिखने वाले कौन है? ये फ्रांसिस फुकुयामा है, ठीक है। जब सोवियत संघ का विघटन होता है तब इन्होंने इतिहास का अंत लेख लिखकर सनसनी फैला दी थी। और इसका अगर दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है कि जो इतिहास का अंत लेख था तो वो किस तरह की विजय की बात करता है? विचारधाराओं की, और कई सारे ऑप्शन दे देंगे। तो ये एक विचारधाराओं की लड़ाई थी, ये आप समझ लीजिए। जैसा ऑप्शन आए वैसा टिक कर दीजिएगा। तो ये क्या था? विचारधाराओं की भी लड़ाई थी। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि के.आर. पापड़ ने जिस खंडशः सामाजिक इंजीनियरिंग की वकालत की है वह परिवर्तन के लिए निर्देशन प्रदान करता है। कहाँ से? क्रांतिकारी परिवर्तन, सुरक्षा बलों द्वारा परिवर्तन, बल प्रयोग द्वारा बहिर्जात परिवर्तन, या विधि द्वारा अभिवर्ती परिवर्तन? तो ये जो है विधि द्वारा अभिवर्ती परिवर्तन, ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। पापड़ ने जिस खंडशः सामाजिक इंजीनियरिंग की वकालत की है वह जो है विधि द्वारा अभिवर्ती परिवर्तन का निर्देशन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संप्रभुता विधि द्वारा अबाधित नागरिकों और प्रजाओं के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? तो ये किसका है? जे बोदा का है, गार्डनर का है, लास्की का है, या अयातुल्लाह रोहल्ला खोमैनी का है? तो ये जो है किसका है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हमने अभी भी बात की थी कि संप्रभुता विधि द्वारा अबाधित नागरिकों और प्रजाओं के ऊपर, यानी प्रजाजनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। तो ये जी बोदा कहने वाले हैं, इसके इन्हीं का कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसने माना कि राज्य वर्ग विरोध विसंगतियों की उपज है तथा अभिव्यक्ति है? किसने माना कि राज्य वर्ग विरोध विसंगतियों की उपज तथा अभिव्यक्ति है? तो ये किसका मानना है? विकासवादी सिद्धांत का है, या अराजकतावादी सिद्धांत का है, या मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत का है, या गिल्ड समाजवादी सिद्धांत का है? तो जो मानते हैं कि राज्य जो है वर्ग विरोध की जो है उपज तथा अभिव्यक्ति है, तो ये जो है कौन है? मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत, यही जो है सही राइट आंसर है। और देखेंगे यहाँ पर एक जो फेमस कथन है वो और याद रखेंगे कि लेनिन कहते हैं राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। लेनिन का भी कहना है, यही कहना है, तो ये भी इसी से मिलता जुलता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदारवादी प्रथा में समता का तात्पर्य क्या है? समता का तात्पर्य है सबके लिए एक समान व्यवहार, सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार, संतुलन को बनाए रखना, अवसरों तथा परिणामों की एक समानता। तो अवसरों की तो एक समानता हो सकती है पर परिणामों की एक समानता की कोई गारंटी नहीं लेता है, ठीक है, उदारवादी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए यानी कि सबके लिए समान व्यवहार और सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार, ये जो है इन दोनों पर समता का तात्पर्य इसका यही निकलता है। संतुलन को बनाए रखना ऐसा कुछ नहीं है, और अवसरों का तो ठीक है लेकिन परिणामों की गारंटी ये नहीं लेता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है कौन सा? पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा आपका सिर्फ सही है, बाकी ये दोनों जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। बहुलवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग आपको जो है बात करनी है, ठीक है। अभी अभी हमने बहुलवादी सिद्धांत के बारे में थोड़ा बहुत जाना। राज्य विभिन्न संघों में से एक है, राज्य संप्रभु संघ है, राज्य अन्य संघों का अधीनस्थ है, राज्य में संपूर्ण समाज शामिल है। तो क्या है इसमें से कौन सा कथन सही है वो आपको देखना है। तो ऑप्शन जो एक है, राज्य विभिन्न संघों में से एक है, ये ऑप्शन इनके अकॉर्डिंग सही है। और दूसरा इसका जो फेमस सेंटेंस एक और है, राज्य संघों का संघ है, ये भी आ सकता है, तो वो भी आप उसी पे टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बहुलवादी के समर्थक जो हैं, अभी अभी हमने कई बार उनकी रिवाइज कर लिया है, बात भी कर ली है, तो वो आप ध्यान रखेंगे उसको। न्याय के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण को आधारभूत धारणा क्या है। आवश्यकता है, अर्हता है, या फिर वर्ग है, या फिर शोषण है। यानी कि योग्यता है, आवश्यकता है, योग्यता है, वर्ग है, शोषण है। तो ये आवश्यकता है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार आवश्यकता है। ये कहते भी हैं कि आवश्यकता के अनुसार जो है, मतलब क्षमता के अनुसार सभी कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार जो वहाँ से सुविधाएं पाएंगे, यानी कि रिसोर्सेज पाएंगे, या फिर आप पेमेंट की बात करिए तो पेमेंट पाएंगे। तो आवश्यकता अनुसार पाएंगे और क्षमता अनुसार करेंगे। तो आवश्यकता जो है इनकी न्याय के प्रति जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण को आधारभूत धारणा आवश्यकता ही है। जैसे जिसकी आवश्यकता हो, राज्य उसको चीज़ें उतना, राज्य की तो खैर ये बातें नहीं करते हैं, तो समाज जो भी है वहाँ पर साम्यवादी युग में आवश्यकता के अनुसार इनको सब कुछ मिलेगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य की जैव संकल्पना यानी कि ऑर्गेनिक कॉन्सेप्शन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। किससे संबंधित है ये? मैकियावली हैं, अरस्तू हैं, थॉमस हॉब्स हैं, या कार्ल मार्क्स हैं। किससे संबंधित है? राज्य की जैविक संकल्पना की बात हो रही है, तो ये जो है ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अरिस्टोटल से संबंधित है, अरस्तू से, ठीक है। ये राज्य को एक सिंपल भाषा में समझते हैं, शरीर के अंग की तरह मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे अंगी और अंग का संबंध होता है, वैसे राज्य और व्यक्ति का संबंध इन्होंने माना है और इसे ऑर्गेनिक कंसेप्शन बोला गया है, ठीक है। शारीरिक सिद्धांत, जैव संकल्पना ऐसा बोला गया है। मैकियावली की बात करें तो इनकी पुस्तक प्रिंस है, जिसमें इन्होंने जो है व्याघ्र लोमड़ी नीति का जो है प्रतिपादन किया है, दिया है, सिद्धांत दिया है। और इसमें जो है राजा को ये बताते हैं, शासन कला सिखाते हुए सारी बातें बताते हैं कि राजा किसी भी तरह के जो है साधन का उपयोग कर सकता है। वो नैतिक भी हो सकते हैं, अनैतिक भी हो सकते हैं। शर्त उसमें यह है कि उसमें राज्य की सुरक्षा होनी चाहिए, राज्य की भलाई होनी चाहिए, बाकी सारे साधन जो है उपयुक्त हैं, चाहे वो कैसे भी हों। तो ये प्रिंस इनकी फेमस पुस्तक है मैकियावली की, और इसमें जो है शासन कला की, राज्य के शासन कैसे करना है उसकी बात की जाती है, राजा को हिदायतें दी जाती हैं, ये सारी बातें उसमें जो है बताई गई हैं। अरस्तू जो है, यदि इनकी बात करें हम, तो अरस्तू जो है राज्य को व्यक्ति से पूर्व मानते हैं, ठीक है। राज्य को व्यक्ति से पूर्व मानते हैं, और ये जो है जो असमानता होती है उसे प्राकृतिक मानते हैं। दासता को भी इन्होंने प्राकृतिक माना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनके बारे में ध्यान रखिए, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा। थॉमस हॉब्स की बात करें, अरस्तू की पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है। इनकी पुस्तक क्या है? पॉलिटिक्स है। थॉमस हॉब्स की बात करें तो इनकी पुस्तक लिवायथन है, ठीक है, लिवायथन। और इसी में इन्होंने अपने निरंकुश राजतंत्र की जो है विचार दिए हैं। और कार्ल मार्क्स की बात करें तो ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कहलाए जाते हैं। दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये सब इनकी फेमस पुस्तक हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। जैविक संकल्पना अरस्तू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टालिनवाद का मत नहीं है। स्टालिनवाद की बात हो रही है। तो स्थायी क्रांति का सिद्धांत, एक देश में समाजवाद के विकास के साथ वर्गीय संघर्ष का तीव्रण, समाजवाद के अंतर्गत शक्तिशाली राष्ट्र, तो ये सभी जो हैं किसके हैं? स्टालिनवाद के मत से संबंधित हैं। बट स्थायी क्रांति का जो है सिद्धांत किसने दिया था? ये ट्राटस्की ने दिया था। एक देश में निरंतर क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ट्राटस्की। एक देश में निरंतर क्रांति का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? ट्राटस्की। तो ये सिद्धांत जो है ट्राटस्की से संबंधित है, इनसे नहीं है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में गैर सरकारी संगठनों में कौन सा एक केवल मानवाधिकार के समर्थन से संबंधित है? कौन है? ऑक्सफाम है, या फोर्ड फाउंडेशन है, या एमनेस्टी इंटरनेशनल है, या कारिटास है? तो जो मानवाधिकार के समर्थन से संबंधित बात करें तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जिसकी स्थापना कब होती है? 1961 में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट है, मानवाधिकार से संबंधित है, और जब मानवाधिकार की स्थापना हो जाती है उसके बाद जो है उसी के क्रम में ये आगे जाके 1961 में क्या होती है कि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी स्थापना होती है, और इसके जो कार्य हैं ये मानवाधिकार से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीति विचारधारा के रूप में रूढ़िवाद यानी कि कंजर्वेशन निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो देखेंगे यहाँ वर्ग दिए हैं, हॉब्स हैं, हीगल हैं, ओकशाट हैं। तो जो रूढ़िवादी विचारक हैं उनमें से एक तो बर्क हो जाएंगे, ऐतिहासिक या रूढ़िवादी इनको कह सकते हैं, दूसरा ओकशाट हो जाएंगे, तो ये दोनों हो जाते हैं यहाँ पर। और हीगल आदर्शवादी हैं, हॉब्स क्या हैं? निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं हमको, बर्क एंड ओकशाट। तो बर्क एंड ओकशाट किस में है? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, बर्क 1 और 4। ओकशाट, बर्क और ओकशाट ये दोनों हैं, इनके साथ साथ कौन से आ जाते हैं? डेविड ह्यूम जो है ये भी आ जाते हैं इसी में, देख लेंगे, डेविड ह्यूम ये भी इसी में आ जाते हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे, डेविड ह्यूम भी हैं। बर्क, ओकशाट, डेविड ह्यूम ये सब क्या है? रूढ़िवादी विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है कि समता का विचार निम्नलिखित में से किस एक के चिंतन में व्यक्त नहीं हुआ है? किसके चिंतन में व्यक्त नहीं हुआ है? एरिक योगलिन, या जूलियस के बेरेरे, या R.A. टॉनी, या फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ? तो इन सभी के जो है इसमें क्या हुआ है कि समता का विचार प्रस्तुत हुआ है, व्यक्त हुआ है, बट जो एरिक योगलिन है इनके में नहीं हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझ के पढ़ के क्वेश्चन और देख लीजिए, वीडियो एक बार दो बार देख लीजिए, सारी चीज़ें जो हैं आपको समझ में आ जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा सरकार एवं सभी प्रकार की सांस्थानिक सत्ता को व्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए बाधक मानती है? ये मतलब संस्थाओं को, जो संस्थाओं की सत्ता होती है, और सरकार को, और इन सब यानी कि संस्था और सरकार को, सीधे आइए पॉइंट पे, संस्था और सरकार को व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कौन जो है बाधक मानता है? उदारवाद, अराजकतावाद, व्यक्तिवाद, श्रेणी समाजवाद। तो ये जो अराजकतावाद है ये सभी प्रकार की सरकार और सभी प्रकार की जो संस्था हैं इनको व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए बाधक मानता है। ऑप्शन ए यहाँ बी जो है सही हो जाएगा। अराजकतावाद में आ जाएंगे आपके प्रूदो, क्रोपोटकिन, बाकुनिन, ये सभी जो अराजकतावाद में आ जाएंगे। उदारवाद की बात करें तो ये आ जाएंगे, लॉक आ जाएंगे। लॉक जो है उदारवाद के जनक कहलाए जाते हैं, ठीक है। और श्रेणी समाजवाद के जनक की बात करें यदि हम, तो श्रेणी समाजवाद के जनक कौन हैं? ये हैं GDH कोल, GDH कोल जो है इसके जनक हैं। और इन्होंने जो है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का जो है क्या है एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और इन्होंने आर्थिक संसद की बात की है, यानी कि जो है राजनीतिक संसद के साथ साथ ये आर्थिक संसद का भी होना जरूरी माना है इन्होंने, जो हमारे GDH कोल महोदय हैं इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उग्र नारी अधिकारवादियों यानी कि रेडिकल फेमिनिस्ट, जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं उनकी दृष्टि में लैंगिक समानता प्राप्त की जा सकती है, जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी, जेंडर क्या होता है? जो हमें जेंडर क्या है ये सोसाइटी प्रूवन है, यानी कि ये सोसाइटी के द्वारा बनाया गया, सोसाइटी के द्वारा ये फॉर्म किया गया एक प्रकार से है कि ठीक है ये लेडी है तो इस तरह काम करेंगे, ये जेंट्स हैं तो इस तरह के काम करेंगे। तो ये जेंडर है, ये जेंडर संबंधित जो जितने भी विचार यहाँ पर बनाए गए हैं तो ये क्या है? सामाजिक हैं, यानी कि समाज ने इनको फॉर्म किया है।
जबकि जो लैंगिक हैं तो वो प्राकृतिक हैं। तो ये जो जेंडर इक्वालिटी की कैसे प्राप्त की जा सकती है, जो नारीवादी हैं उनके द्वारा क्रमिक सुधार से, यानी कि ग्रेजुअल रिफॉर्म, या विधायिकाओं में अधिक महिलाओं के निर्वाचित होने से, या पितृसत्ता को चुनौती देने से, या वर्ग संघर्ष से। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि पितृसत्ता ही वो मतलब जड़ है जिसके द्वारा जो है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, यानी कि जेंडर आधारित समाज में जो एक सोशलाइजेशन होता है बच्चों का, ये सब इसी से होता है, यानी कि पितृसत्ता। तो पितृसत्ता को चुनौती देने, यानी जो पैट्रियार्की है उसको चुनौती देने से ही जेंडर इक्वालिटी प्राप्त की जा सकती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिक अधिकार के संबंध में नागरिकों को उसकी नागरिकता के कारण प्राप्त है, यानी कि नागरिक अधिकार जो है नागरिक को उसकी नागरिकता के कारण प्राप्त हैं। मानवाधिकार के साथ विनिमेय हैं, भेदभाव को कम करने के उद्देश्य से हैं, हमें अपनी भाषा और संस्कृति के अधिकार प्रदान करते हैं, और उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो है सभी सही हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, कि ये जो हमारा मानवाधिकार के साथ विनिमय, ये दूसरा छोड़ करके सभी सही हैं, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा तीनों सही हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 9 उदारवादी हैं इनके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। समान व्यवहार से अधिक विकल्प की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। विकल्प को स्वतंत्रता से अधिक समान व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं। और विकल्प की स्वतंत्रता से, फिर एक बार देखते हैं, विकल्प की स्वतंत्रता से अधिक समान व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं। सी है राजनीतिक स्वतंत्रताओं से अधिक नागरिक स्वतंत्रताओं को प्राथमिकता देते हैं। डी है समान यानी कि इक्वालिटी ऑफ रिस्पेक्ट से अधिक समान व्यवहार यानी कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को प्राथमिकता देते हैं। तो 9 उदारवादी के अकॉर्डिंग आपको एक सेंटेंस यहाँ से चूज करना है। तो ये समान व्यवहार से अधिक विकल्प की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। तो ये विकल्प की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, यानी कि समान अवसरों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, समान व्यवहार से अधिक अवसरों पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज हमने इतने क्वेश्चन लिए थे, और आगे जो है जल्दी ही नेक्स्ट ही मतलब कुछ ही घंटों में दूसरा वीडियो भी आपका पड़ेगा जो बिहार स्टेट से संबंधित होगा। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको फटाफट देने की कोशिश करेंगे, प्लस आप हमारी प्लेलिस्ट फॉलो करें, उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वहाँ पर, और आपका कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए। बाकी के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आपको दे रही हूँ लगातार, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो रेडी हो जाता है मैं अपलोड कर देती हूँ, ऐसा कोई टाइम नहीं है। तो जितने भी हो जाएंगे, 1 भी, 2 भी, 4 भी हो सकते हैं, तो वो सारे मैं अपलोड करती रहूँगी। और इनके सभी के आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स बना के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, एक जगह करते रहिए। उससे क्या होगा, लिखते समय आपका लर्न भी अच्छे से हो जाएगा, और एक जगह आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। टाइम चाहे जितना भी कम हो, नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। शॉर्ट नोट्स आपके बनने ही बनने चाहिए, उससे लर्निंग फास्ट होती है। और लास्ट टाइम में एक बार देखने के लिए हमारे पास जो है एक जगह, थोड़ी सी जगह में सारी चीज़ें, सारे फैक्ट इकट्ठे होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। जो भी पात्रता परीक्षा होती हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर MP सेट में दिया, उनको भी यही बोला था कि डायरेक्ट आएंगे, तो वहाँ पर डायरेक्ट ही क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, बहुत कम ही कॉन्सेप्चुअल हैं, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो जितनी भी पात्रता परीक्षाएँ होती उसमें जो आपका विषय वस्तु होती है वो तो वही होती है, यानी कि टॉपिक वही होते हैं, लेकिन वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, और जल्दी ही हम दूसरा वीडियो आएगा हमारा, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, तभी हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। धन्यवाद। Thanks for watching and have a great life.